नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ, जैसा कि आप सब जानते हैं और मैं आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को पढ़ रहे हैं, साथ में उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? उसमें हम पढ़ रहे हैं किडनी के स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शन को। अब किडनी के स्ट्रक्चर को हम पढ़ रहे हैं तो साथ-साथ हम उसके डिजीज़ को, उसमें होने वाले रोगों को भी पढ़ रहे हैं। तो रोग हम किसमें पढ़ते हैं? मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग का आज क्लास है और आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर 10वां है। मतलब ये जो 10th लेक्चर है, मतलब जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, अभी तक जो हमने पढ़ा है, पिंक हो गया ये मेरा पेन। चलिए अब हम इसको ब्लैक कर देते हैं। तो लेक्चर 10 है ये और थंबनेल के ऊपर भी लिखा होता है तो आपको आसानी से मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जैसे जैसे क्लासेस हो रहे हैं वैसे वैसे मैं आपको अच्छे से सीरीज वाइज वीडियो को लगा देती हूँ प्लेलिस्ट में, ताकि आपको खोजने में आसानी हो। दूसरा बात यह है कि अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, जीएनएम कर रहे हैं, फार्मा कर रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट कर रहे हैं, लैब टेक्नीशियन कर रहे हैं या फिर कोई भी पैरामेडिकल कोर्सेज कर रहे हैं, उसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको पढ़ना पड़ता है। सबको पता है। रेडियोलॉजी कर रहे हैं आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ना ही पड़ेगा, जिसमें हम पढ़ते हैं बॉडी के बारे में। बॉडी कैसी होती है, बॉडी में कौन कौन से स्ट्रक्चर है, बॉडी में कौन कौन से स्ट्रक्चर कैसा कैसा काम करते हैं, इन सभी चीज़ों को हमें पढ़ना पड़ता है। और साथ में जो आज का लेक्चर है इसमें हम पढ़ रहे हैं रोगों को, मतलब इसमें हम मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग, जिसमें स्पेशली जो बीएससी नर्सिंग के छात्र हैं या फिर जीएनएम हैं उनको ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। और इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं रोग, यानी कि आपके बॉडी में कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो अभी हम किडनी पढ़ रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, तो किडनी में कौन कौन से रोग होंगे? क्या एक रोग होगा? क्या एक रोग तो नहीं होगा, रोग तो बहुत सारे होंगे। इसीलिए आज जो हम पढ़ रहे हैं वो 10वां रोग है। मतलब पहले लेक्चर में हमने पढ़ा किडनी के स्टोन के बारे में, फिर हमने पढ़ा हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में। ऐसा करते 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 आज हम पढ़ने वाले हैं यूटीआई के बारे में, जो आप सब जानते हैं, मैंने आपको पहले भी समझाया है, पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है। तो यूटीआई क्या होती है, यूटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अब जब हम किडनी की बात करते हैं तो किडनी का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है। कैसा है स्ट्रक्चर? इस टाइप का स्ट्रक्चर है, देख लो आप। इस टाइप के ये राजमा की तरह होता है। राजमा किस किस का फेवरेट है? मेरा तो फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है मुझे राजमा, है ना। और मम्मी सब्जी भी मेरी बहुत अच्छा बनाती है, बहुत ज़्यादा अच्छा। आप खाओगे ना तो आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? राजमा से दिमाग अभी हटाना है। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? किडनी को पढ़ रहे हैं। किडनी होता है हमारा बीन शेप का, बीन शेप इस टाइप का होता है और साथ में पीछे में होता है, लंबर रीजन में होता है। मैंने आपको समझाया था उस लेक्चर में, लंबर रीजन क्या होता है, सैक्रम रीजन, रीजन आपका क्या होता है बॉडी में, रीजन क्या होता है बॉडी में। थोड़ा सा टंग स्लिप कर गया। तो ये क्या है? ये आपकी किडनी है। किडनी में क्या लगा हुआ है? ये छोटू सा, अब बॉडी के अनुसार पाइप लगा होता है। देखो आप लंबे हो तो हो सकता है कि आपकी किडनी की जो यूरेटर है इसकी साइज थोड़ी मोड़ी बड़ी हो जाए, एक दो मतलब हल्का फुल्का डिफरेंसेस आ जाए, एकदम हल्का सा, लेकिन इसकी लंबाई भी निश्चित होती है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास 1 इंच का किडनी है या फिर 1 इंच का आपका देखे इसकी लंबाई, आपके पेशाब की ये जो यूरेटर है उसकी, और किसी का एकदम 5 इंच का हो गया। ऐसा नहीं होता है। आपकी बॉडी में जो सभी अंग है वो लंबाई के अनुसार थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन सबके बराबर, लगभग लगभग बराबर होते हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि अच्छा मैं छोटा हूँ तो क्या मेरे पास छोटू सा किडनी है? नहीं, अगर आप एक अडल्ट हो तो आपका जो साइज़ है वो एवरेज साइज़ हम मान करके चलते हैं कि हाँ इतना से इतना के बीच में होगा, और आपका यूरेटर है तो इतना से इतना के बीच में होगा। मैंने बताया था कि ये किस लेयर से बना हुआ है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, बॉडी के ऑर्गन यानी कि लंबर रीजन में अगर ये ऑर्गन पाया जाता है, किडनी आपकी पाई जाती है, तो किस अंग में, किस आपकी एग्जैक्टली लोकेशन क्या है उसका, उसके आसपास सपोर्टिव जो भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो भी बॉडी में स्ट्रक्चर है, कौन से स्ट्रक्चर होते हैं जो इसको थामे रहते हैं ताकि ये खड़ा रहता है, 90 डिग्री पे रहता है आपके बॉडी में। तो ये सब चीज़ों को सीखना है, मैं सिखा रही हूँ और बिल्कुल फ्री में सिखा रही हूँ। कोई भी आपको चार्जेस नहीं लग रहे हैं। किसी किसी को गलतफहमी है कि आपको पैसे लग रहे हैं, पैसे नहीं लग रहे हैं। डेली आपको यूट्यूब पर शाम में 6 बजे की जो लेक्चर्स है ये देखने को मिल जाएंगे। तो आपके पास है किडनी, किडनी के पास एक और चीज़ है जिसको हम बोलते हैं यूरेटर। अब ये जो
पाइप है। क्या होता है हमारे बॉडी में? किडनी। किडनी जो है वो बॉडी में आपके यूरिन को छानता है। मतलब एज अ वेस्ट बॉडी में, ब्लड में बहुत सारी गंदगी होती है। जैसे आप खाना बनाते हैं तो गंदगी कुछ ना कुछ निकलता है, कचरा कुछ ना कुछ निकलता है, सब्जी काटते हैं छिलका निकलता है। अभी क्या है, किचन में, अभी हम किचन की बात कर रहे हैं, जिसको हम अपने अनुसार कहीं भी डस्टबिन में डालते हैं, ठीक है। वैसे ही क्या होता है कि आपकी बॉडी में, ब्लड में अच्छी चीजें तो है, लेकिन ब्लड साथ साथ बॉडी का जो ऑर्गन है बॉडी के अंदर, वो सभी चीजें काम कर रही हैं। तो जो चीज काम करती है वो कुछ चीज का उपयोग करती है और कुछ चीज को निकालती है। वो उसको चाहिए नहीं, अब वो वेस्ट है। तो जो वेस्ट है उसको बॉडी से आना है बाहर, और बाहर लाने के लिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल तो है ही, लेकिन अभी हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं किडनी के बारे में। तो जो किडनी है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। अब रिस्पॉन्सिबल कैसे है? उत्तरदायित्व है आपके किडनी के ऊपर कि आपके ब्लड में मौजूद गंदगी, जो कि यूरिया है, जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट है, जिसको मैंने समझाया था, उसको बॉडी से बाहर निकालना है एज अ यूरिन के फॉर्म में, पेशाब के रूप में। तो मेडिकल लाइन से है हम, तो हम पेशाब कैसे बोल सकते हैं? हम तो यूरिन बोलेंगे ना। मैंने आपको समझाया है, आपको भी सिखाया है, तो आप भी यूरिन बोलो, हम भी यूरिन बोलेंगे, ठीक है। तो यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने के लिए किडनी के अंदर इस वाले पार्ट में बहुत ही अहम भूमिका कौन निभाता है? नेफ्रॉन निभाता है। अब वो है किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। यानी कि जैसे हमारे बॉडी का सबसे छोटी से छोटी इकाई कौन सी है? सबसे छोटी इकाई बॉडी की है हमारी कोशिका। वैसे ही आपकी किडनी में मौजूद है नेफ्रॉन। क्या मौजूद है? नेफ्रॉन। मैं हल्का फुल्का डिटेल इसीलिए बता देती हूँ हर लेक्चर में, हर डिजीज को स्टार्ट करने से पहले, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ एग्जैक्टली काम क्या हो रहा है और बातें क्या हो रही है। पहले वाले लेक्चर में आपने कुछ भी नहीं सीखा है, कुछ भी आपने देखा ही नहीं है, लेकिन अगर आप इस लेक्चर को भी देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि हाँ बात किस चीज का हो रहा है, यहाँ पे बातें क्या चल रही है। तो आपके और हमारे बीच जो बातें चल रही है वो है किडनी की बातें। अभी जो बात चल रही है वो क्या है? वो है नेफ्रॉन की बातें। मतलब इस टाइप का, कप टाइप का आपके किडनी के अंदर में अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दिखेगा, लेकिन अगर हम अपने आंखों से देखेंगे तो क्या दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें नहीं दिखती है, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपके एक किडनी में 1 से 1.5 मिलियन नेफ्रॉन है और दूसरे में भी है। मतलब आप बहुत ज्यादा रिच हो, आपके पास 1.5 मिलियन नेफ्रॉन है। अगर हम क्यों बोलते हैं कि अगर किडनी किसी एक की निकाल के किसी को ट्रांसफर कर दिया जाए तो क्या एक किडनी के सहारे वह जिंदा रह सकता है? हाँ, वो जिंदा रह सकता है, लेकिन जो उसका लाइफ है, मतलब अगर हम सोचे तो हम जीने वाले हैं 50 साल, हो सकता है कि हम 25 साल ही जिए, हो सकता है कि हम 30 साल ही जिए, हो सकता है कि हम 35 साल ही जिए, क्योंकि हमारे पास एक किडनी है। तो एक किडनी, दोनों किडनी काम कर रही तो बड़े अच्छे से आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रही है, वहां पे डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, जो विषैला पदार्थ है बॉडी से बाहर निकल रहा है। लेकिन अगर एक किडनी हो जाए तो फिर दिक्कत वाली बात है, बेचारे पे लोड आ जाएगा। जैसे आप पे लोड आ जाता है एग्जाम के टाइम में, पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, मैम ने ये नोट्स दिया था, वो दिया था, दिस किया था, दैट किया था, तो बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। एक रात पहले पढ़ के जाते हैं और फिर जैसे तैसे लिख करके आते हैं। राम कहानी जो हमने पहले सीखा था उसमें मिक्स करके हम सोचते हैं कि कम से कम हम पास हो जाए। तो ऐसा सब करते हैं, मैंने भी किया है और आप भी किए होंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं किडनी के बारे में, तो यहाँ पे बातें चल रही है किडनी की। अब हमने ये जाना है कि किडनी के अंदर क्या है? नेफ्रॉन है, बहुत सारे नेफ्रॉन है। अब वो जो नेफ्रॉन है ना, छोटे छोटे नेफ्रॉन, ये बड़े अच्छे तरीके से काम करते हैं। साइज में छोटे हैं लेकिन अब बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से, बड़े ही अच्छे तरीके से आपकी ब्लड को फिल्टर करते हैं। मतलब सिंपल सा है कि आपके ब्लड को छानते हैं और इतने अच्छे से, सूक्ष्म तरीके से छानते हैं कि जो गंदगी है वो सीधे आपकी बॉडी से बाहर आती है और गंदगी के अलावा कुछ नहीं छोड़ते हैं। आपके बॉडी के अंदर जो भी यूजफुल चीज़ें हैं, जो आपकी बॉडी के लिए सही है, जो आपकी बॉडी के लिए चाहिए, वो ये कभी भी जाने नहीं देते हैं अगर किडनी सही है तो। लेकिन अगर किडनी में दिक्कत हो गया फिर ये अपना काम नहीं कर पाता है। तो एक जो दिक्कत होता है, जो
कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो क्या है, वो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपके पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होना। सबको पता है आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाता है। मेरी मामी की बेटी है, उनको भी हो गया था। बहुत छोटी सी बच्ची है, अभी लगभग 3 साल, 3.5 साल की है अभी, लेकिन उसको भी पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हुआ। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी अचानक से कोई दवाई की वजह से हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स, उसको ज़्यादा एंटीबायोटिक्स बॉडी में चढ़े थे, जिसकी वजह से उसको अचानक से इन्फेक्शन हो गया, और जो पानी वगैरह यूज़ किया था उन्होंने, तो उनकी वजह से हो गया। तो ये सब क्या होता है कि हाइजीन मेंटेन के ऊपर भी होता है, लेकिन कभी कभी आप साफ सफाई रखते हैं, कभी कभी आप साफ सफाई रखते हो, लेकिन तभी भी हो जाता है। बहुत ज़्यादा आप ट्रैवलिंग करते हो तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब ट्रैवलिंग करते टाइम में तो एक बार मुझे भी हुआ था। तो क्या होता है कि चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, दोनों के पास यूरेथ्रा है। इसका मतलब है कि दोनों, आदमी और औरत दोनों के पास 2 ही किडनी होता है, और किसी के पास 3 नहीं होता है, किसी के पास 1 नहीं होता है। नॉर्मल हम आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबके पास 2 किडनी होता है लंबर रीजन में, मतलब ये पीछे वाले साइड में, ठीक है, यहाँ पे। अब लंबर रीजन में एग्जैक्ट क्या है, इसको हम पढ़ते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, तो उतना डिटेल में मैं अभी इस लेक्चर में नहीं समझाऊंगी, क्योंकि मुझे आगे भी पढ़ाना है, ठीक है। तो हुआ क्या, बात हुआ ये कि आपके लंबर रीजन में होता है। अब ज्यादा आप ट्रैवलिंग करते हो ना, तो आपको दिक्कत हो जाती है। अब आदमी, औरत, बूढ़ा, बच्चा, सबके पास 2 किडनी है, तो क्या सबके पास 2 किडनी के साथ साथ क्या क्या और चीजें होंगी, उनके पास होगा ये यूरेटर जैसा पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं पेशाब का रास्ता भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको नॉर्मली ट्यूब भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप मेडिकल लाइन से हो तो फिर आपको बोलना है यूरेटर, इसके अलावा आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, एग्जाम में इसके अलावा आप कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो आपके पास किडनी है, यूरेटर है, साथ में एक पेशाब की थैली जो कि इस पाइप से जुड़ी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं ब्लैडर या फिर यूरिनरी ब्लैडर। इसका मतलब है पेशाब की थैली, क्योंकि आपका किडनी जब पेशाब को छानता है तो इस पाइप में रुकता नहीं है, इस पाइप से सीधे ट्रांसफर होकर के इस थैली में आकर के जमा होता है। जब ये थैली भर जाती है तो पेशाब के रास्ते, जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा, तो पेशाब के रास्ते को अगर हम बाहर से देखें, चाहे वो मेल या फिर फीमेल, तो छोटा सा आपको होल दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वो बहुत ही छोटा सा ट्यूब रहता है। जैसे फीमेल का छोटा है यूरेथ्रा, मेल के अकॉर्डिंग मेल का लंबा होता है, जिसकी वजह से आदमियों को, जो मेन होते हैं, उनको इन्फेक्शन, यूटीआई का इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होता है, लेकिन फीमेल को बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि आपका जो यूरेथ्रा का जो लेंथ है वो छोटा है एक मेल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बॉडी के स्ट्रक्चर के अनुसार भी आपको प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये नहीं बोलना है कि हाँ उसको तो नहीं हुआ मुझे हो गया, क्योंकि आदमी और औरत दोनों का जो स्ट्रक्चर है, मेन एंड वीमेन दोनों का जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, दोनों का जो थोड़ा मोड़ा जो स्ट्रक्चर है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल अलग है, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा सीरियस वीमेन में देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी होता है कि आपको मेल में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कि क्या किया, किडनी ने पेशाब को बनाया, मतलब उसको छाना, ब्लड से फिल्टर किया। अब जब वो छन गया, जो वेस्ट छन गया, वो इस पाइप के माध्यम से इस थैली में जमा हुआ, और जब ये थैली भर गया तो आपके पेशाब के रास्ते से टाइम टू टाइम फिर बाहर निकला। अभी ये है नॉर्मल प्रोसेस। तो ये जब नॉर्मल प्रोसेस होती है तो आपकी अगर किडनी में इन्फेक्शन लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, जिसको मैंने ऑलरेडी बताया है। अब हम ये समझेंगे कि जो आपकी यूटीआई की इन्फेक्शन होती है वो कैसे हो जाता है, ये क्या है, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब देखिए, जो आपको प्रॉब्लम्स होंगी उसको हम क्लासिफाई करते हैं, मतलब इसके 2 प्रकार है। एक तो आपके बॉडी के अंदर हो, मतलब ऊपर वाले भाग में, इसको बोलते हैं अपर यूटीआई, और दूसरा लोअर यूटीआई। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाती हूँ, बहुत ही ईजी सा मतलब है और आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से हम समझेंगे। अब अपर का मतलब क्या है, अगर आपके किडनी में इन्फेक्शन हो, ठीक है, अगर आपके किडनी में इन्फेक्शन हो और आपके किडनी के आसपास ये जो क्षेत्र है, अगर इसमें इन्फेक्शन हो तो फिर दिक्कत होता है, इसी को हम बोलते हैं अपर यूटीआई। अगर आपके इस पेशाब की थैली में इन्फेक्शन हो या फिर आपके पेशाब के रास्ते में, जिसको हमने क्या बोला है, यूरेथ्रा, अगर उसमें इन्फेक्शन हो तो फिर हम उसको बोलते हैं लोअर यूटीआई, यानी कि लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अब ये ऊपर में है, मतलब
ऊपर है ना ये, और ये नीचे है, तो दोनों का जो साइज है और दोनों की जो पार्ट है वो ऊपर है नीचे है, तो नीचे वाला को हम जब इन्फेक्शन होगा नीचे में तो हम उसको लोअर बोलेंगे, और ऊपर में जब इन्फेक्शन होगा तो हम उसको अपर बोलेंगे। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो ये जो पाइप है, जो आपका यूरेटर है, इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम होता है, लेकिन अगर हो गया तो फिर दिक्कत वाली बात होती है। लेकिन कभी कभी बहुत ही रेयर कंडीशन में आपके इस ट्यूब में इन्फेक्शन होता है, नहीं तो ज़्यादातर इन्फेक्शन जो है वो आपके किडनी में होता है, वो आपके पेशाब की थैली में होता है, और वो आपके पेशाब के रास्ते में ज़्यादातर इन्फेक्शन होता है। इसीलिए हमने इसको दो भागों में बांट दिया। अब दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिर इन्फेक्शन क्यों होता है। बहुत ही कॉमन सा चीज़ है कि आपको अगर यूटीआई की इन्फेक्शन है तो आपको कभी कभी इसके लक्षण दिखाई देंगे, जैसे कि आपको पेशाब के रास्ते में जलन होना, या फिर पेशाब के रास्ते में खुजली होना, या फिर आपको लगेगा कि वहाँ का जो स्किन है काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया है। कभी कभी सिम्टम्स नहीं भी आते हैं, कभी कभी सिम्टम्स नहीं आते हैं जब तक सीवियर ना हो जाए, जब तक आपको ये ना लगे कि आपको बुखार हो रहा है, उल्टी हो रहा है, और साथ में आपको अंदर से बिल्कुल अच्छा ना लगे। किडनी में अगर इन्फेक्शन हो गया तो बहुत ही गंभीर सिचुएशन हो जाती है, तब आपको सिम्टम आना शुरू होता है। लेकिन जब आपको यूटीआई होता है ना तो सिम्टम जल्दी नहीं आते हैं। सिम्टम अगर नीचे वाले में हुआ है तो सिम्टम आपको जल्दी आएंगे, लेकिन ऊपर वाले में हुआ है तो सिम्टम आपको आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। अब होता कैसे है, जब भी आप बाहर जाएंगे, जब भी आप बाहर जाएंगे तो बाहर से ये इन्फेक्शन अंदर की तरफ आता है, क्योंकि बैक्टीरिया बाहर से ही बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं। तो आखिर क्यों हो जाता है? 80% चांसेस ये होता है कि आपके बॉडी में ई कोलाई की बैक्टीरिया ट्रांसफर हो गई हो। यानी कि अगर कोई विमेन है, अगर कोई महिला है, तो उसका जो मल द्वार है और उसका जो वजाइना है, जो पेशाब का रास्ता है, वो सब ना काफ़ी क्लोज है। अब क्लोज होने की वजह से क्या हो जाता है, क्लोज होने की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाता है, और आपके मल में, आपके स्टूल में ई कोलाई बैक्टीरिया होता है। अगर वो आपके वजाइना में ट्रांसफ़र हो गया किसी भी कंडीशन में, किसी भी कारणवश, तो आपकी बॉडी में वो इन्फेक्शन पैदा कर देता है। तो यहाँ पे एक तो ये है। दूसरा ये है कि अगर आप ट्रैवल करते हो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आप ट्रैवलिंग करते हैं, तो आप जब टॉयलेट यूज़ करते हो ना, पब्लिक टॉयलेट, तो उससे भी इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होता है और इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन मोस्टली क्या क्या बैक्टीरिया होता है, तो 80% आपका होता है ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, एस्केरिकिया बैक्टीरिया, जिसको 80% हम मानते हैं कि आपकी बॉडी में जो भी इन्फेक्शन है इसी बैक्टीरिया की वजह से होता है। दूसरा है क्लेबेसिला, तीसरा है स्यूडोमोनास, चौथा क्या है, एंटेरोबैक्टर। ये सब क्या है, ये सब बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का नाम अलग अलग है, जैसे आपका नाम अलग है, आपके दोस्त का नाम अलग है, आप स्कूल जाते हैं, आपके पड़ोसी के बच्चों का नाम अलग है, उनके माता पिता का नाम अलग है, वैसे ही बैक्टीरिया है, लेकिन इनका पूरा एकदम झुंड बना हुआ है, तो इनका नाम अलग अलग है। इसमें कोई बोलता है कि ये बैक्टीरिया ही है सब, लेकिन नाम अलग अलग क्यों है? नाम इसीलिए है क्योंकि उसके लक्षण वैसे हैं। जैसे आपके लक्षण कुछ और होंगे, हमारे लक्षण कुछ और है, हम शैतानी करते हैं, आप अलग टाइप से करते हो। कोई बच्चा जो है वो बहुत शांत होता है, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा चंचल होता है, तो हम वैसे ही बोलते हैं ना, वैसे ही हम उसके नाम को रख देते हैं, उसको हम वैसे ही पुकारते हैं। तो वैसे ही बैक्टीरिया बहुत अलग अलग तरह के हैं, और साथ में इसका नाम भी अलग अलग है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया हो गया। अब हमने ये भी सीखा कि एंटेरोबैक्टर बैक्टीरिया भी होता है। ये सब 20% के अंदर में आते हैं, लेकिन आते तो है, बैक्टीरिया है, बॉडी में आपके दिक्कत पैदा कर रहा है, लेकिन कर तो रहा है। प्रोटियस एक बैक्टीरिया होता है, स्टेफाइलोकोकस होता है, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया होता है, साथ में सेरेटिया बैक्टीरिया होता है, नाइजीरिया होता है, कैंडिडा और क्रिप्टोकोकस होता है, जो कि फंजाई है। अभी तक हमने पढ़ा सारा कुछ बैक्टीरिया था, लेकिन ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों है फंजाई, जिसकी वजह से अगर आपकी बॉडी में ये आ गया तो यूटीआई की समस्या को ये पैदा कर सकता है। अब जो बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ते हैं ना, हम किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं, चाहे वो नर्सिंग हो या फिर वो आपका फिजियोथेरेपी हो या फिर वो आपका एमबीबीएस हो। माइक्रोबायोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है। आप अगर लैब टेक्नीशियन भी कर रहे हो तो उसमें माइक्रोबायोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, जिसमें हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। आखिर अगर ये बैक्टीरिया है, छोटू सा बैक्टीरिया है, ये तो बहुत लंबा है, कोई बात नहीं है, माना ये बैक्टीरिया है, हम इसको देख रहे हैं माइक्रोस्कोप से,
बहुत ही बड़ा दिख रहा है। अब ये जो बैक्टीरिया है, इसकी हरकतें कैसी है, इसका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, ये कितने टाइम तक जिंदा रहता है बॉडी में, बॉडी से बाहर कितने टाइम तक जिंदा रहता है, और अगर ये बॉडी के अलग अलग अंगों तक पहुंचता है तो क्या क्या ये नुकसान कर सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रॉपर सब्जेक्ट है जिसमें ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ती है। मैं आपको वो भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन अभी हमने सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स को स्टार्ट किया है जो कि खुद मैं अकेले संभाल रही हूँ, इसीलिए मैं आपको नहीं पढ़ा सकती क्योंकि टाइम नहीं होता है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, तो हम कभी शुरू करेंगे इसको, लेकिन अभी हम 2 सब्जेक्ट्स पे फोकस करेंगे क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों हो जाता है। अब एक और चीज़ है, और बैक्टीरिया है, देखिए पैरासाइट्स भी होते हैं। अभी क्या था, फंजाई भी आ गया, बैक्टीरिया आया सो आया, फंजाई आया और फिर पैरासाइट्स आ गया। पैरासाइट्स में क्या क्या है, ट्राइकोमोनस, सिस्टोसोमा, तो ये क्या, ये सब क्या है, ये सब पैरासाइट्स है। तो इन सब की वजह से आपकी बॉडी में यूटीआई की समस्या होती है। अब और क्या क्या आप करते हैं या फिर कौन कौन से ऐसे चांसेस हैं, ऐसा कंडीशन बन जाता है, ऐसा सिचुएशन बन जाता है जिसमें पेशाब के रास्ते में आपको इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रिस्क फैक्टर्स। मतलब ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करना है, नहीं करना है, और अगर ऐसा होता है या फिर आप करते हैं तो फिर आपके बॉडी में वो जो इन्फेक्शन है, वो जो बैक्टीरिया है, वो आने के कगार पर आ जाएगा और हावी भी हो सकता है, हावी भी हो सकता है। अब हम बोलते हैं ना कि बहुत से लोग हावी हो गए थे मेरे ऊपर, मुझे ये करना था, वो करना था, कुछ कुछ बोल करके मेरे दिमाग में ये भर दिया, वो भर दिया, और हम वो चीज़ कर नहीं पाए, आज हम पछताते हैं, ऐसा बोलते हैं, बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन एक बात सुनिए आप ध्यान से, अगर मेहनत आपकी है, सपने आपके हैं, करना आपको है, सब कुछ आपका है, तो फिर ये दूसरों की बातें सुन करके अपने सपनों को पीछे रख देना और उनकी बातों को सुन करके जीवन में कुछ ना करना और बैठे रहना और सोचना, ये सब तो नाटक है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से अगर आपके पैरों में बेड़ियां भी पड़ी हो तो आप उसको तोड़ सकते हैं, आप अगर चाहो। मैं मानती हूँ उसमें टाइम लगेगा, लेकिन आप कर सकते हैं। आप कंटिन्यूअस अगर मेहनत करते हैं तो आप अगर 10 कदम कोई आपको पीछे खींचता है तो फिर आप 1 कदम, 2 कदम, 5 कदम आगे बढ़ते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कदम खींच ही नहीं पाएगा, उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं होगी, आप बहुत आगे निकल जाओगे, वो चाह के भी नहीं खींच पाएगा, चाहे वो आपके घर वाले हो या फिर बाहर वाले हो। घर वालों से भी लड़ना पड़ता है अपने सक्सेस के लिए, अपने ड्रीम के लिए, क्योंकि वो स्टार्टिंग में समझते ही नहीं है। बाद में जब आप कुछ कर लेते हो फिर उनको समझ में आता है कि अच्छा ऐसे से ऐसे होना था। अगर हमको पता होता ना तो हम तो कर नहीं देते, हम तो सपोर्ट करते ही, और हमने तो किया ही है, हमने तो बाद में कुछ भी नहीं बोला। हाँ, शुरुआत में हमने थोड़ा बहुत रोका, तो ये लोग जो बोलते हैं ना शुरुआत में थोड़ा बहुत रोका, वो शुरुआत में जब आप किसी को रोकते हो तो वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कुछ नहीं है, वो सामने वाला इंसान स्ट्रगल कर रहा है और लोग समझते नहीं हैं। लोग बहुत बोलते हैं, कंट्रोल भी नहीं होता है, इतना बोलते हैं। मतलब मैं समझ सकती हूँ अगर आप लोगों में से कोई भी बच्चा या फिर कोई भी इंसान अगर देख रहा है इस वीडियो को और वो चाहता है कि वो लाइफ में कुछ करे, लेकिन जो साथ वाले लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं। कभी कभी सिचुएशन, कंडीशन, सब कुछ आपके खिलाफ होता है और आपको करना होता है कुछ और। आपको पता है आप सही हो, लेकिन कोई आपको समझता नहीं है। एग्जैक्टली सेम टू सेम मेरे साथ भी हुआ है बहुत, जो हम लोग जैसे छोटे शहर से आते हैं सबके साथ होता है। लेकिन अगर आपको करना है तो आप करेंगे, कोई भी बहाना, कोई भी नाटक या फिर किसी का भी कुछ भी आप यहाँ तक लाने ही मत दो। वो आएगा, वो हिट करेगा, जो सामने वाले लोग जब आपको बोलेंगे वो आपको हिट करेगा यहाँ पर, लेकिन उसको 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में उसको मैक्सिमाइज करो, मिनिमाइज करो दिमाग से, और उसको फिर आप निकालो। आपको बढ़ना है, आपको सक्सेसफुल होना है, बस आपके दिमाग में 24 घंटे यही रहना चाहिए, तब आप हो जाओगे। आप देखना, आप अगर मेरी बातों को लग रहा है ऐसा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा है, एग्जैक्टली में है ऐसा। आप बहुत नीचे भी हो, कुछ नहीं है आपके पास, तभी भी आप होगे। सब एक टाइम पे ज़ीरो ही होता है, चाहे कुछ भी हम छोटा करें, बड़ा करें, छोटे से शुरुआत करें, कुछ भी करें, टाइम लग सकता है, लेकिन हम होंगे सक्सेसफुल। ऐसा आपको दिमाग में रखना है। मैं रख रही हूँ, आप रखो साथ में, हम साथ में मिलकर के आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोग तो बोलते ही हैं, घर वाले भी बोलेंगे, बाहर वाले भी बोलेंगे, ठीक है।
चलिए, तो उन सब बातों को हम करते हैं साइड और आते हैं अपने सपने की तरफ। और हमारा सपना है कि हमें अच्छे से पढ़ना है। तो किडनी में अगर इन्फेक्शन हुआ है तो रिस्क फैक्टर कौन कौन से होंगे? बहुत सारे हैं। मतलब आप क्या करेंगे, क्या गलती हो जाती है, या फिर क्या आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से आपको पेशाब के रास्ते में आपको इन्फेक्शन हो जाता है। पहला ये कि इंटरप्शन। अब इंटरप्शन का मतलब क्या है? बोलते हैं ना कि बीच में इंटरप्ट मत करो। बातचीत कर रहे हैं, बड़े और छोटे बात कर रहे हैं, तो बीच में कोई तीसरा नहीं बोलेगा। दो बड़े बात कर रहे हैं तो बीच में कोई तीसरा छोटा नहीं बोलेगा। ऐसा है कि नहीं है? तो बीच में इंटरप्ट ना किया जाए, ऐसा इस पूरे सेंटेंस का मतलब है। तो बॉडी में इंटरप्शन कैसे होता है? बॉडी में इंटरप्शन का मतलब है कि अगर कोई आदमी है, ठीक है, तो आदमी को भी इन्फेक्शन होता है पेशाब के रास्ते में और औरत को भी होता है। लेकिन आदमी को ज़्यादा एज होने की वजह से अधिकतर ऐसा समस्या देखने को मिलता है जब उनका प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बड़ी हो जाती है। अब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये एक आदमी के पास ही होता है, औरत के पास नहीं होता है। तो यहाँ पर आदमी के पास जब प्रोस्टेट ग्लैंड है, जब आदमी का एज जैसे जैसे बढ़ता है प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज वैसे वैसे बड़ी होती है। लेकिन अगर आप व्यायाम करते हैं तो फिर वो मेंटेन रहता है। आपका खान पान अगर सही नहीं है या फिर आपकी बॉडी में कुछ और भी दिक्कत है तो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज फिर बड़ा होने लगेगा और कभी कभी उसमें गांठ बन जाती, कभी कभी उसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर साइज उसका बड़ा हो गया है तो फिर आपको पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि जब उसका साइज बड़ा होगा तो वो होती है आपकी यूरिनरी ब्लैडर के पास, पेशाब के रास्ते के पास। ठीक है, यहाँ पे पेशाब के रास्ते के पास होता है आदमियों में। तो क्या करता है कि पेशाब की थैली पे ना प्रेशर बनता है, पेशाब की थैली पे प्रेशर बनता है। आदमी की बात हो रही है, औरत की बात नहीं हो रही, क्योंकि आदमी के पास ही प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, औरतों के पास नहीं होता है। तो जब आदमी को जब ऐसी दिक्कत होती है तो आप समझ जाइए कि बीच में इंटरप्शन पैदा हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बड़ी हो गई है, या फिर किडनी में स्टोन हो गया, या फिर आपके यूरेटर में जो किडनी से जो जुड़ा हुआ पाइप है उसमें पत्थर हो गया है। तो पेशाब तो छन रहा है लेकिन पेशाब थैली तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो बीच में इंटरप्शन हो गया, तो उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा है कैथेटर। अब ये क्या है? जैसे भगवान ना करे किसी भी इंसान को अगर प्रॉब्लम होती है और वो हॉस्पिटल में बेड रेस्ट पे है, ठीक है, कोई भी है जो कि बेड रेस्ट है। अब क्या हो रहा है कि उसकी सर्जरी हुई है या फिर उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो बेड रेस्ट पे है, तो क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं वो बार बार उठ करके टॉयलेट नहीं जा सकते हैं। तो एक यूरिन बैग लगता है जिसमें एक पाइप लंबा सा निकला हुआ होता है। और फोटो मैं लगाना भूल नहीं गई हूँ, मतलब टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा कि आपको मैं ऐसे ही समझा दूंगी। गूगल पे जा करके आप देखना, फोटो को देखना आप। अब क्या होता है कि यूरिन बैग होता है एक थैली जैसा और उसमें लगा होता है पाइप, और वो पाइप आपके पेशाब के रास्ते में डाला जाता है, बहुत से लोग जानते भी होंगे। तो जब आपके पेशाब के रास्ते में वो पाइप है तो क्या होता है कि इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ज़्यादा दिन तक वो जो पाइप है, अगर वो बैग को चेंज भी करते हैं लेकिन उस रास्ते से क्या हो रहा है, वो पाइप जा रहा है, तो एक्सटर्नली कोई चीज़ आपके बॉडी से क्या है, एक्सटर्नली है कोई चीज़ है और वो इंटरनली तक जा रहा है, इंटरनल ऑर्गन्स तक वो टच हो रहा है, तो वहाँ पर हो जाता है आपको इन्फेक्शन। तो वहाँ पे चांसेस होते हैं, इसीलिए ज़्यादा दिन तक कैथेटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब और कौन कौन से दिक्कत हो जाएंगे? अगर कोई लेडी है, कोई औरत है और वो उनका शादी नहीं हुआ है और वो इस्तेमाल कर रही है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, या फिर शादी हो भी गया है तभी भी वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल कर रही है और बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो ये जो पिल्स है ये ठीक है आपकी बॉडी के लिए। अगर इमरजेंसी है, आपको अगर प्रेग्नेंट नहीं होना है और आपको लगता है कि अनसेफ सेक्स हो गया है तो वो ठीक है आपके लिए। लेकिन अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है, बॉडी में हार्मोन्स में चेंजेस होने लगते हैं, आपका वजन बढ़ने लगता है, आपके थायराइड हार्मोन में फिर गड़बड़ी होने लगती है, बहुत सारा दिक्कत होता है, आपकी स्किन में दिक्कत हो सकती है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के इस्तेमाल से, ज़्यादा इस्तेमाल से भी आपको पेशाब के रास्ते में क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। चलिए, अब इसकी तो बात हो गई। अब एक और चीज़ है, एक और चीज़ क्या है? वो चीज़ है अगर आप कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं तो जो फीमेल है, तो जो मेल इस्तेमाल करेंगे तो फीमेल की बॉडी में वो इंसर्ट होगा। तो अगर कॉन्डम में क्या लगा हुआ है, कॉन्डम में लगा होता है फोम, किसी किसी कॉन्डम में फोम लगा होता है और वो जो फोम है वो स्पर्म को मारने के लिए लगा होता है, तो उस फोम को क्या बोलते हैं, स्पर्मिसाइडल फॉर्म बोलते हैं।
स्पर्मिसाइडल फोम बोलते हैं। तो उस फोम की वजह से भी आपके पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए आप ध्यान दें, कभी कभी होता है कि आपको रीज़न नहीं पता, लेकिन आपके पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा सेक्सुअली जो भी महिलाएं एक्टिव है, सेक्सुअली जो भी महिलाएं एक्टिव है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, जो भी लेडी अभी सेक्स करती हैं या फिर सेक्स कर रही हैं नॉर्मली, अगर उनका जो लाइफ स्टाइल है वो अगर ऐसा चल रहा है, तो हम बोलते हैं सेक्सुअली एक्टिव हो जाना। या फिर जो जिनको पीरियड्स आते हैं, तो वो एक तरह से सेक्सुअली बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है। और वो एक्टिव कब होंगी, जब उनका शादी हो जाएगा पार्टनर के साथ, तो उस टाइम में भी आपको चांसेस होते हैं कि आपको पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाए। तो इसीलिए हाइजीन को आप मेंटेन कीजिए और साथ में आप ऐसे चांसेस को कम कीजिए, अवॉइड कीजिए, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो फीमेल की बात हो रही है। और लास्ट में मैंने आपको बताया कि प्रोस्टेट की साइज अगर बड़ी हो जाए, अगर एज ज़्यादा है किसी आदमी की, तो दिक्कत हो सकता है। इसके अलावा और कौन कौन से दिक्कत हो सकते हैं, अगर ब्लड में इन्फेक्शन हो गया, ब्लड में बहुत कम लेकिन बैक्टीरिया का अगर ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं बैक्टीरियमिया। ठीक है, उसकी वजह से भी आपके पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होगा। साथ में अगर किसी का भी किडनी का ऑपरेशन हुआ है, उसके पेशाब के रास्ते में ऑपरेशन हुआ, या फिर कहीं भी पेशाब के रास्ते से संबंधित कुछ भी ऑपरेशन है, तो उस कंडीशन में भी चांसेस ज़्यादा होता है आपको इन्फेक्शन होने का। याद रखना है, प्रेगनेंसी के टाइम में आपको ज़्यादा चांसेस होंगे। कब कब होंगे, छठे हफ्ते से लेकर के 26वें हफ्ते तक आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आपके अगर किडनी में इन्फेक्शन हो जाए, तो भी आपके पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होगा, जिसको हम बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। मैंने डिटेल लेक्चर इस पर बनाया है, जाकर के आप देखेंगे। या फिर अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं, तो फिर लास्ट में एक थंबनेल टाइप का आता है, आपको दिख जाएगा वो। ठीक है, अगर किसी को लंबे टाइम से कोई प्रॉब्लम है, कोई गंभीर समस्या है, जैसे कि कैंसर हो गया, HIV हो गया, या फिर डायबिटीज़ हो गया, तो क्या होता है कि जब आपको कोई बीमारी बहुत ही लंबे टाइम से है, या फिर कोई इम्यून सिस्टम का दिक्कत है, आपको TB हो गया, या फिर बहुत तरह की दिक्कतें होती है, आपको नहीं हुआ है, अगर मैं आपको बोलती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हुआ है। आप सोचो कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा हो गया, क्योंकि ऐसे में एग्जाम्पल मैं क्या दूँ फिर, है कि नहीं है। तो यहाँ पे बस आप इतना सोचो कि मैं बता रही हूँ आपको समझाने के लिए। अगर दिक्कत है किसी को, अगर किसी को भी दिक्कत है इन सब बीमारी की जो कि लॉन्ग टर्म होती है, तो भी उसके पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा होता है। इतना समझ में आया। तो ये सारे कंडीशन है जिसकी वजह से ऐसा दिक्कत हो सकता है। अब हम करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसमें आपको पेशाब का जांच होता है, यूरिन एनालिसिस हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा मैं बताई हूँ, तो यूरिन का चेकअप होता है नॉर्मली, और किडनी विडनी का आप एक्सरे करवा सकते हैं। एक होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, लेकिन पेशाब के रास्ते में अगर आपको इन्फेक्शन है, तो फिर आपको ऊपर से कुछ सिम्टम नहीं दिख रहे हैं, आपके बॉडी के अंदर वो दिक्कत है, तो एक्सरे करवाइए, CT स्कैन करवाइए, या फिर आप यूरिन का जांच करवाइए। तो ये सारे कंडीशन, ये जब आप प्रोसेस करते हैं ना, तो आपको पता लगता है कि एग्जैक्टली में बैक्टीरिया है तो कौन सा है, आपकी बॉडी में बैक्टीरिया है तो कितना एक्टिव है, कितना ज़्यादा इन्फेक्शन है, सब कुछ पता लगता है। ठीक है, अब ट्रीटमेंट जो कॉज होंगे, जो रीज़न होगा, एंटीबायोटिक्स तो चलता ही है, साथ में अगर आपको किडनी में दिक्कत है, तो हम वैसी दवाइयों को देंगे जो कि किडनी में दिक्कत को ठीक करे। आप समझ रहे हो, जो रीज़न होगा। अब हम एक चीज़ को डिसाइड करके ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ, अगर आपके पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन है तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही दवा देना है। ऐसा हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि पेशेंट अलग अलग है, उसके कारण अलग अलग है। कारण बहुत तरह के होते हैं, किसी को कुछ हो गया है, किसी को किडनी में दिक्कत है, किसी को किडनी में दिक्कत नहीं है, किसी को सिर्फ और सिर्फ पेशाब के रास्ते में दिक्कत है, किसी को हल्का फुल्का इन्फेक्शन है, तो उसके हिसाब से हम दवाइयाँ देते हैं। तो ये था हमारा 10वां लेक्चर, और मैंने आपको बताया है नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। साथ में कोई भी डाउट होता है, टेलीग्राम ग्रुप अलका मेडिकल क्लासेस पे जाकर के उसको आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आप डाउट पूछिए। कॉल अभी नहीं लगेगा, जो भी नंबर दिया गया उस पर आज और कल फ़ोन नहीं लगेगा, और फ़ोन कोई भी आपका नहीं उठाएगा।
तो आज और कल नहीं, परसों से आप फ़ोन कीजिएगा और फ़ोन करने का जो टाइमिंग है ना वो 11 से सिर्फ 3 बजे तक है और सिर्फ मेडिकल के छात्रों के लिए है। अगर आप छात्र नहीं हैं, मेडिकल के लाइन से अगर आप बिलॉन्ग नहीं करते हैं तो फिर आप फ़ोन मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत दिक्कत होता है। बहुत सारे लोग कॉल्स करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स का जो दिक्कत है फिर उनका दिक्कत ख़त्म नहीं हो पाएगा और प्रॉब्लम्स उन्हीं को है मेन, उनको पढ़ना है, उनको समझना है। अगर आप नॉन मेडिकल से हो तो फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान और रखना है कि जो भी आप सोशल साइट्स का जो भी आप लिंक मांगते हो या फिर जो भी आप पूछते हो कि कहाँ पे है, क्या है, फेसबुक पे कौन सा है प्रोफाइल आपका, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें, सारा लिंक, एप्लीकेशन का भी लिंक दिया हुआ है। डू यू नो सीरीज़ का जो लिंक है वो सबसे पहले वाले कमेंट में होता है और साथ में आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होता है। जो भी टाइटल लिखा हुआ है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसमें होता है। ठीक है, जा कर के आप देखिए, आपको खुद पे खुद सारी चीज़ें पता लग जाएंगी और आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कल रक्षाबंधन है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप शाम में पढ़ेंगे, क्योंकि कल शाम में लेक्चर आएगा 6 बजे, 6 से 7 के बीच कल शाम में लेक्चर आएंगे। तो आपको पढ़ना है, इसको स्किप नहीं करना है। ठीक है, मिठाइयाँ खानी है, अच्छे से दिन में जो करना है कीजिए, शाम में 1 घंटा आपका मेरा होगा। जो भी आपका 1 घंटा है वो किसका होगा? मेरा होगा, आपकी क्लासेस का होगा। समझ में आया बात? तो आप अच्छे तरीके से पढ़िए, नोट्स बनाइए। इतना भी आप अगर एग्जाम में लिखते हैं तो आप टॉप कर जाएंगे, इतनी मेरी गारंटी है। और उम्मीद करिए कि आपको मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं वो आपको यहाँ तक तो गया ही होगा। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने सपनों के लिए काम कीजिए।